हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्राध्याय क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेमेस्टर 4 का इतिहास का पेपर चल रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। और मैराथन क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 4 के बारे में। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, अब बात करें हम यूनिट 4 यानी इकाई 4 और इकाई 5 के बारे में। तो हमने इससे पहले जो पार्ट आए थे उसमें मॉडल पेपर और आपकी इकाई 1, 2, 3 ये कंप्लीट कर ली है। आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में आप उसे चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं इकाई 4 के साथ। तो सबसे पहले MCQs यानी कि छोटे प्रश्नों की ओर देख लेते हैं एक नज़र। असली नाम, किसका असली नाम? कमाल अतातुर्क का, तो मुस्तफ़ा कमाल। संधि प्रणाली, कौन सी संधि प्रणाली? जो तुर्की के खिलाफ अपनाई गई थी। ट्रिपल अतांत बनाम ट्रिपल अलायंस, कौन सी? ट्रिपल अतांत बनाम ट्रिपल अलायंस। गणराज्य की घोषणा, तुर्की गणराज्य की घोषणा कब की गई? 1923 में। राजधानी, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। प्रमुख नीति, धर्मनिरपेक्षता। शिक्षा सुधार, कहाँ पर? तुर्की के अंदर। तो कौन सी शिक्षा सुधार पद्धति थी? आधुनिक पद्धति थी। भाषा सुधार, तो अरबी से लैटिन भाषा की ओर प्रस्थान किया गया, उसको अपनाया गया। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा, लैटिन लिपि। नारी अधिकार, तो मताधिकार का प्रदान किए गए और समानता का अधिकार प्रदान किए गए। महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा दिया गया। किसने किया? कमाल अतातुर्क ने किया। कहाँ पर किया? तुर्की में किया। आगे चलते हैं। मध्य पूर्व, द मिडल ईस्ट, तो देखिए क्षेत्र कौन सा है? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। प्रमुख देश, तुर्की, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब। 1914 से 18, तो ऑटोमन साम्राज्य का पतन। ऑटोमन साम्राज्य कौन सा है? तुर्की। उसका पतन हो जाता है, मतलब जो महत्व वो रखता था पहले, अब वो महत्व नहीं रखता। प्रमुख सुधारक, तो कमाल अतातुर्क। उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रवाद और आधुनिकीकरण। मतलब राष्ट्रवाद की भावना क्या है? अपने राष्ट्र को सर्वोच्च मानना। प्लस अतातुर्क ने क्या कहा? राष्ट्रवाद की भावना सही है, प्लस हमें क्या करना चाहिए? आधुनिकता को अपनाना चाहिए। ब्रिटेन की भूमिका, मंडेट प्रणाली द्वारा नियंत्रण। परिणाम क्या रहे मध्य पूर्व के अंदर जो अतातुर्क ने अपने क्या सुधार किए उस वजह से? तो नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ और मंडेट प्रणाली के थ्रू तुर्की, इराक, सीरिया ये नए राष्ट्र बन गए। फिर चीन में राष्ट्रवाद और साम्यवाद, 1911 से 1949। 1911 की क्रांति, चीन राजवंश का अंत हो जाता है चीन के अंदर। नेता सुन यात सेन, कौन नेता थे? सुन यात सेन। विचार क्या थे उनके? 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद। और कुओमिंतांग पार्टी कौन से दल से थी? राष्ट्रवादी दल से। चीन कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में स्थापना होती है इसकी। साम्यवादी नेता कौन थे? माओ त्से तुंग। और दीर्घ मार्च कब निकाला गया? 1934 के अंदर। जापानी आक्रमण कब हुआ? 1937 में, जिसे नानजिंग नरसंहार घटना के रूप में भी जाना जाता है। 1937। 1949 परिणाम, तो देखिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है। कब होती है? 1949 के अंदर। बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा जापान का उदय और विस्तार। हम MCQs की ओर बात कर रहे हैं पहले, इसके बाद में हम बड़े क्वेश्चन पे भी बात करने वाले हैं जहाँ पे अच्छे से हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी छोटे प्रश्न है ना, जो आपके MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आ सकते हैं। तो देखिए औद्योगिक क्रांति, मेजी युग, लक्ष्य क्या था इसका? पश्चिमी शक्तियों की बराबरी करना। 1931 में मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, किसने? जापान ने। 1937 में चीन पर आक्रमण किया, किसने किया? जापान ने। और क्या नरसंहार हुआ? नानजिंग नरसंहार घटना। 1941 पर्ल हार्बर पर हमला। 1945 में अमेरिका ने किस पे हमला कर दिया? जापान के ऊपर। क्या किया? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। उन बम का नाम था लिटिल बॉय और फैटामैन। ये परमाणु बम के चलते जापान की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी थी। हाँ, ये बात अलग है कि जापान ने जिस आधुनिकता के साथ अपना दोबारा कार्य शुरू किया, उस आधुनिकता के साथ किसी और देश ने ये काम नहीं किया था। मतलब जिस तरीके से उसने कमबैक किया ना, वो लिटरली आज तक इतिहास में जाना जाता है। परिणाम, जापान की पराजय और कब्जा। सुदूर पूर्व यानी कि फार ईस्ट का साम्राज्यवाद और संघर्ष। साम्राज्यवादी शक्ति जापान थी। प्रभाव क्षेत्र किसका था? चीन, कोरिया, मंचूरिया।
यूरोपीय प्रतिस्पर्धा तो ब्रिटेन और रूस थी। उद्देश्य की बात करें तो संसाधन और बाजार पर कब्जा, मतलब क्या उद्देश्य था, संसाधनों के पर कब्जा करना चाहते थे और बाजार पर कब्जा से करना चाहते थे। बाजार की तो देखिए हम पिछले यूनिट में भी बात की कि यूरोपीय देश क्या चाहते थे, हर एक साम्राज्य के अंदर बाजार तक पहुंच चाहते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकें, ट्रेड कर सकें, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था सुधार होए, अर्थव्यवस्था और ऊपर आए, है ना। परिणाम एशिया में अस्थिरता और युद्ध। अब रेगिस्तान पर बात कर लेते हैं अपने यूनिट 4 से जो रेगिस्तान बन सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने 1939 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। रेगिस्तान के खिलाफ घोषणा की, जर्मनी के खिलाफ घोषणा की। कमाल अतातुर्क ने तुर्की में रेगिस्तान को समाप्त कर दिया। क्या आएगा, खिलाफत प्रणाली को समाप्त कर दिया। 1921 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। चांग काई शेक ने कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व किया। नानजिंग नरसंहार में जापान ने लाखों चीनी नागरिकों की हत्या कर दी। मंचूरिया पर जापान के कब्जे के बाद चीन ने लीग ऑफ नेशंस से अपील की। 1937 में चीन और जापान के बीच दूसरा चीन जापान युद्ध हुआ। चीनी साम्यवाद का मुख्य विचारक माओ जेडोंग था। कमाल अतातुर्क ने तुर्की भाषा में रोमन लिपि को अपनाया। अब बात करते हैं अपने बड़े क्वेश्चंस की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। कमाल अतातुर्क और उनके सुधार, रिफॉर्म्स ऑफ कमाल अतातुर्क। परिचय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य टूट चुका था। कौन सा साम्राज्य, तुर्की का साम्राज्य। तुर्की को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है, जैसे कि हमने पिछले यूनिट्स में भी बात की थी इस पे। ऐसे में एक सैनिक उठा, कौन, मुस्तफा कमाल, जिसने तुर्कों में नई जान फूंक दी थी। उसने कहा हम पाश्चात्य बनेंगे लेकिन अपनी पहचान नहीं खोएंगे। मतलब कि पाश्चात्य जो नीति है, वेस्टर्न जो नियम है उसके अनुसार तो चलेंगे लेकिन अपनी पहचान को नहीं खोने वाले। उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान है कि वो तुर्क हैं, तुर्की से बिलोंग करते हैं, है ना। अपनी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको वो नहीं खोने देंगे। पाश्चात्यकरण प्लस राष्ट्रवाद, वही बात बताई मैंने आपको, वेस्टर्न प्लस राष्ट्रवाद, यानी कि अपना जो देश है उसको हम संस्कृति को, भाव को ऊंचा रखेंगे, यही हमारा प्रतीक है। लोग उसे कहने लगे, क्या कहने लगे, अतातुर्क, तुर्कों का पिता। देखिए आप इन पॉइंट्स को एज अ टीज अपने नोट्स में, अपने पेपर के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन नोट्स को इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप आराम से अपने पेपर के अंदर एज अ टीज सेम टू सेम इन्हें लिखें तो भी आपको नंबर अच्छे से मिले। और बाकी आप जब समझते हैं, इसको पढ़ करके सुनते हैं या फिर खुद जब दोहराते हैं तो आपको दिमाग में तो सेट होना ही है, ठीक है। एक बार नहीं तो दोबारा ट्राई कीजिए। आपको ज़रूर ये नोट्स इस प्रकार से ही बनाए गए कि आप शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर आराम से पूरे टॉपिक को समझ सकें। चलिए, राजनीतिक सुधार, तो देखिए खिलाफत खत्म कर दिया और गणराज्य की स्थापना कर दी। कब, 1923 के अंदर। सामाजिक सुधार तो क्या हुआ, पर्दा प्रथा, बहुविवाह पर रोक, महिलाओं को अधिकार मिला, जैसे कि मताधिकार भी दे दिया उनको। शैक्षिक सुधार क्या हुए, धार्मिक शिक्षा की जगह आधुनिक शिक्षा को महत्व दिया गया, जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, इनको ऐड किया गया था। कानूनी सुधार, तो यूरोपीय कानून अपनाए गए। सांस्कृतिक सुधार, लैटिन लिपि को प्रयोग में लाया गया और पश्चिमी पहनावा प्रचलित कर दिया गया। आर्थिक सुधार क्या हुए, औद्योगिकरण और कृषि सुधार पर बल दिया गया। परिणाम क्या होता है, तुर्की एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। जब इतनी प्रकार से आपके कहते हैं कहीं पे सुधारों की नीतियां लागू हो जाती है तो उसका विकास तो होना ही है। और विकास क्या हुआ, वो एक आधुनिक राष्ट्र बना। कैसा आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, धर्म की जगह राष्ट्रवाद ने ली। अतातुर्क ने तुर्की को मध्यकाल से आधुनिक युग में पहुंचा दिया। मतलब पहले से ही वो आधुनिकता की ओर मतलब प्रचलित हो गए थे, उनका मार्ग प्रशस्त हो चुका था, है ना। उनकी नीतियां एशिया और अफ्रीका के कई देशों के लिए प्रेरणा बनी। अतातुर्क ने तुर्की को हर मोर्चे पर नया जन्म दिया। पुराना साम्राज्य गिरा पर एक नया राष्ट्र खड़ा हुआ। अब बात करते हैं तुर्की का पुनर्जागरण। देखिए तुर्की का पुनर्जागरण जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है। जब ऑटोनोमन एम्पायर यानी कि जो आपका साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य ये बिखरा, तुर्की का अस्तित्व ही खतरे में था, क्योंकि तुर्की का जो मेन जिस नाम से, जिस प्रकार से वो वर्चस्व में था, वो तो अब अस्तित्व खत्म हो रहा था उसका। फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस और इटली ने उसे बांटने की योजना बनाई। यानी यूरोप के जो बाकी देश हैं, कौन, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस और इटली, वो उसे बांटना चाहते थे, तुर्की पे अपना हिस्सा चाहते थे।
लेकिन 1919 में शुरू हुआ तुर्की स्वतंत्रता संग्राम। अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की ने चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार किया? साम्राज्य मरा पर राष्ट्र जाग गया। मतलब कि जो आपकी सामाजिक भाव है, वो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो तो असफल रही, परंतु राष्ट्र जाग गया। राष्ट्र की जो भावना थी वो सभी जनता के अंदर जाग गई। अब जनता भी चाहती थी कि नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो क्रांति करना चाहती थी। तो मुख्य चरण क्या रहते हैं इसमें? 1919 से 1922 राष्ट्रीय आंदोलन, यूनानियों की हार होती है। फिर तुर्की की संप्रभुता स्वीकार कर ली जाती है, खिलाफत का अंत होता है, गणराज्य की घोषणा की जाती है और एक नई राजधानी बनाई जाती है। कौन सी? अंकारा। समाज, कानून और शिक्षा, संस्कृति में व्यापक सुधार होते हैं। वहीं राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के साथ एक नई तुर्की को पहचान मिलती है। अब तुर्की की क्या पहचान थी? एक नई, वो राष्ट्रवादी भी था और धर्मनिरपेक्ष भी था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप इन नोट्स को आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं ना। तुर्की यूरोप का पिछलग्गू नहीं, बराबरी का देश बना। देखिए, यूरोप के उस टाइम पे बाकी देश तुर्की से आगे निकल रहे थे, पर जब कमाल अपने जो अतातुर्क हैं, है ना, वो आते हैं, तो वो आने के बाद से जो नीतियां लागू करते हैं, सुधार कार्यक्रम चलाते हैं, उनके तहत अब बाकी देशों के बराबर, जो यूरोप के बाकी देश थे, उनकी बराबरी कर रहा था तुर्की। पूर्वी इस्लामी समाज में आधुनिकता की लहर चल पड़ी। मतलब जो बाकी इस्लामी देश थे, अब समाज थे, उनमें भी वो इम्प्रेशन जाग गया कि हाँ, कि जैसे तुर्की अपना विकास कर रहा है, हमें भी डेवलपमेंट करना चाहिए, क्रांति शुरू करनी चाहिए। महिलाओं को सम्मान मिला, शिक्षा फैली। अतातुर्क का मॉडर्न टर्की मॉडल पूरी दुनिया में सराहाया गया। तुर्की ने इतिहास से हार कर भविष्य जीत लिया था। मतलब पहले तो हारा हुआ था, लेकिन अब भविष्य, आने वाली भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। जैसे आधुनिकता को अपनाया, राष्ट्रवाद को अपनाया। फॉर ईस्ट का अर्थ व महत्व। देखिए, फार ईस्ट का मतलब क्या है? फार ईस्ट यानी वह पूर्वी क्षेत्र जो यूरोप से सबसे दूर था। मतलब जो यूरोप से बहुत दूर था, मुख्यतः चीन, जापान, कोरिया, इंडो चाइना और मंचूरिया। ये एशिया का वह कोना था जहाँ परंपरा आधुनिकता की जंग चल रही थी। मतलब वहाँ पे भी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ, अपनी संस्कृति की लड़ाइयाँ और मॉडर्न इंडिया के लिए, मॉडर्न इंडिया नहीं, बार बार इंडिया नाम हो जाता है, मॉडर्न के लिए, जो मॉडर्न टाइम है उसके लिए, भविष्य के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी। तो 19वीं सदी तक ये क्षेत्र यूरोपीय साम्राज्यवाद का नया निशाना बन गया। भाई यूरोप तो वैसे ही साम्राज्यवाद की नीति, मैंने आपको बताई थी पिछले यूनिट में कि इस पे भी कब्जा करूं, उस पे भी कब्जा करूं। पहले एशिया को कब्जा बनाने की कोशिश की थी उन्होंने, अफ्रीका को कब्जा करने की कोशिश की। अब उनका नया निशाना कौन हो गया? ये जो सबसे दूर है, फार ईस्ट के अंदर है। कौन कौन? चीन, जापान, कोरिया, इंडो चाइना और मंचूरिया। वहाँ सूरज उगता था, वहीं अब तोपें गुजरने लगी। सॉरी, जहाँ सूरज उगता था वहीं अब तोपें गुजरने लगी। वही जहाँ सूरज उगता था, मतलब जैसे कि भारत के अंदर हम बात करें, सूरज कहाँ उगता है ना, अपनी पूर्व की तरफ उगता है, असम की साइड में उगता है ना। वैसे ही अब बात की जाने लगी अपने चीन, जापान, कोरिया की तरफ, कि जहाँ से सूरज उग रहा है अब वहाँ पे तोपें गुजरने लगी। क्यों? यूरोप अब वहाँ पे अपना कब्जा चाहता था, साम्राज्य चाहता था। भू राजनीतिक व आर्थिक महत्व। तो देखिए, यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, कोयला, रबर और रेशम से भरपूर था। अच्छा, वहाँ पे क्यों साम्राज्य चाहिए उसे? क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। चीन विशाल बाजार है, श्रम शक्ति खूब है वहाँ पे और सस्ती भी है, जैसे भारत के अंदर है ना वैसे ही। जापान तेजी से आधुनिक हो रहा है, इसलिए वहाँ पे यूरोपीय शक्तियों के लिए व्यापारिक द्वार खुल गए। अब उन्होंने क्या किया? ओपन डोर पॉलिसी के जरिए अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने कहा कि नहीं भाई, ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी आओ और कोई भी अपना जो आएगा पहले वो पाएगा। ठीक है, जिसको जो हिस्सा पसंद आए वो हिस्से को अपना क्षेत्र बनाओ और वहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दो। ये थी ओपन डोर पॉलिसी। ये इलाका 20वीं सदी में विश्व राजनीति का पावर जोन बन गया। पावर जोन का मतलब क्या है? भाई इतने संसाधन उपलब्ध हैं, विशाल बाजार है, तो यहाँ से आप अपनी पावर को और मजबूत कर सकते हो अगर आपका यहाँ पे साम्राज्य है, अगर आपके ये उपनिवेशों में आता है तो पावर जोन की तरफ बन गया। महत्व क्या है? फार ईस्ट। तो देखिए, औद्योगिक शक्तियों का खेल मैदान था। पता है ना कि औद्योगिक शक्तियों का खेल मैदान का मतलब क्या हुआ? भाई वो वहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन बेचेंगे कहाँ पे? यहाँ आकर के। एक मैदान था उनके लिए, है ना, बाजार था। यहाँ के संघर्षों ने वैश्विक राजनीति को आकार दिया। यहीं से वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एशियाई मोर्चा बना। एशियाई जो मोर्चा है वो यहाँ से शुरू हुआ था।
आज भी चाइना, जापान, कोरिया इस उसी इतिहास की छाया में है। ठीक है, फार ईस्ट सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी बन चुका था। चीन में राष्ट्रवाद का उदय, तो देखिए चीन में राष्ट्रवाद का उदय की बात करते हैं, परिचय देते हैं। 19वीं सदी का चीन विदेशी ताकतों का शिकार था। जब 19वीं सदी के अंदर चीन भी कई उपनिवेश की तरह ही था, मतलब जैसे भारत एक उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का, वैसे ही चीन भी उपनिवेश की तरह ही था। उस पर कई बड़े राष्ट्रों ने कब्जा कर रखा था, विदेशी नीतियां लागू कर रखी थी, ताकत लागू कर रखी थी। ओपियम वॉर्स, असमान संधियां और भ्रष्ट क्विंग राजवंश ने देश को खोखला कर दिया था। यानी कि वहां पे जो राजवंश भी था ना, वो भी अपने ही देश के प्रति खिलाफत का काम कर रहा था, है ना। मतलब देश के विकास के लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ राजवंश वहां पे चल रहा था, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। परंतु 1911 में सुन यात सेन ने लोगों को एक नया सपना दिया। क्या? एक स्वतंत्र गणतांत्रिक चीन। चीन ने पहली बार हम सब किसी के गुलाम नहीं हैं ये कहकर एक नई उम्मीद जगाई। कैसे? मुख्य घटनाएं देखिए, 1911 की क्रांति होती है जिसमें क्विंग वंश समाप्त हो जाता है। कौन सा? क्विंग वंश, जो वहाँ पे असफल साबित हुआ, जो कि कुछ डेवलपमेंट नहीं करा था, अब वो समाप्त हो जाता है। गणराज्य की स्थापना हो जाती है। कब? 1911 की क्रांति के दौरान। सुन यात सेन राष्ट्रवाद के जनक कहलाते हैं। कुओमिंतांग पार्टी यानी कि KMT की स्थापना होती है। विदेशी प्रभुत्व और असमान संधियों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। मतलब कि जब अब गणराज्य पार्टी आई गई है, जब गणराज्य की स्थापना हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे? जो विदेशी लोग इस पे आकर के चीन पर हक जमा रहे थे, अब उनको बोलेंगे नहीं भाई, अब आप यहाँ पे नहीं आ सकते, इतने टाइम आगे ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ से जाना शुरू कीजिए। जो संधियाँ हुई थी पहले, उन संधियों को हम कैंसिल करते हैं, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं। चांग काई शेक ने बाद में नेतृत्व संभाला। पहले कौन संभाल रहा था? अपने सुन यात सेन। अब कौन संभाल रहे हैं? चांग काई शेक। शिक्षा, प्रेस और उद्योग में राष्ट्रवादी भावना फैल गई। परिणाम क्या होते हैं? चीन ने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की राह पकड़ी, राजनीतिक चेतना बढ़ी, विदेशी प्रभाव को चुनौती मिली, पर आंतरिक मतभेद शुरू हो गए। आंतरिक मतभेद देखिए, अब एक नई पार्टी बनी है और पहले से कम्युनिस्ट पार्टीज वहां पे उपलब्ध थी, तो इनके बीच में आपसी मतभेद शुरू हो गया। राष्ट्रवाद ने चीन को जगाया, पर एकता अधूरी रह गई, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, अब एक नई पार्टी बन गई है, नेशनलिज्म आ गया है, और वहीं कम्युनिज्म था यानी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो अब इस तरीके से इनके बीच में आत्म मतभेद शुरू हो गया था। चीन में साम्यवाद का विकास, ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप देखिए एक बार। देखिए 1917 की रूसी क्रांति की गूंज चीन तक पहुंची, जो 1905 और 1917 के अंदर रूसी क्रांति हुई थी, जिसके तहत वहाँ का सत्ता बदला गया, है ना, तख्ता पलट हो गया। और जैसे रूस अपनी कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम के थ्रू वहाँ पर अपना विकास की लहर की ओर चल पड़ा, एक उसे मार्ग प्रशस्त हुआ, उसने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया। वो इंस्पिरेशन कहाँ तक पहुँची? चीन तक पहुँची। तो चीन के युवाओं ने क्या कहा, अगर रूस बदल सकता है तो चीन क्यों नहीं। 1921 में बनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने यही सपना देखा। किसान और मजदूर उसके साथी बने। नेतृत्व संभाला माओ त्से तुंग ने। किताबों से नहीं, खेतों से क्रांति होगी। इस बार उन्होंने क्या कहा? किताबों से नहीं, खेतों से क्रांति होगी। कैसे? यानी कि उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और उत्पादन को ही निशाना बनाया जाएगा उनके खिलाफ। देखिए कैसे। मुख्य घटनाएं होती है 1921 के अंदर CCP की स्थापना शंघाई में होती है। ठीक है, CCP जो अभी आप कम्युनिस्ट पार्टी बताई मैंने आपको, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। 1927 में KMT ने कम्युनिस्ट पर हमला कर दिया और इससे क्या शुरू हो जाता है? गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर हमला कर ही दिया तो आपसी मतभेद वो एक युद्ध का, गृह युद्ध के रूप में बदल जाता है। 1934 में लॉन्ग मार्च, जो आपकी दीर्घ मार्च है, 6000 मील की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हो जाती है। 1937 जापानी आक्रमण, CCP और KMT ने अस्थायी एकता बनाई। मतलब जापान ने आक्रमण कर दिया 1937 के अंदर, तो क्या हुआ? जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और KMT पार्टी, इन्होंने एक बार के लिए टेम्पररीली क्या बोलते हैं, एकता बना ली कि नहीं भाई, अभी बाहर से कोई आ रहा है हम पे हमला करने, तो एक बार हम अपने गृह युद्ध को भूल जाते हैं और एकजुट होकर के सामने वाले को हराते हैं। 1945 के बाद फिर गृह युद्ध शुरू हो गया। अब जब जापान को हरा ही दिया है, जापान अब अलग हो चुका है, तो एक बार फिर से हम युद्ध शुरू करते हैं, गृह युद्ध, है ना।
फिर 1949 के अंदर माओ सेतुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। फिर परिणाम, देखिए परिणाम क्या होते हैं। राजतंत्र और विदेशी प्रभाव खत्म हुआ, चीन समाजवादी राष्ट्र बन गया। मतलब देखिए जो राजतंत्र था वो खत्म हो ही चुका था, विदेशी प्रभाव भी खत्म हो चुका था, क्योंकि अब गणराज्य हो चुका है, तब कहाँ वो विदेशी संधियों को मानते चलेंगे, तो उन्होंने वो मानना बंद कर दिया, इसलिए विदेशी प्रभाव खत्म हो चुका था। चीन समाजवादी राष्ट्र बन गया, ठीक है। भूमि सुधार, समानता और शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। माओ विश्व क्रांति का प्रतीक बन गए। किस प्रकार से माओ सेतुंग ने अपनी क्रांति के थ्रू वहाँ पे तख्ता पलट करवाया, राजतंत्र को मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से हटे और गणराज्य को स्थापित कर दिया। 1911 ने रास्ता दिखाया, 1949 में मंजिल दी, ठीक है। चीन अब एशिया की नई आवाज बन गया था। अब बात करते हैं जापान के उदय के बारे में। तो देखिए जब एशिया गुलामी में था, जापान ने कहा हम गुलाम नहीं बनेंगे। मतलब एशिया गुलामी में किसकी गुलामी में था? ब्रिटेन की, यूरोप की। मतलब यूरोप के अंदर मेन तो ब्रिटेन ने ही गुलाम बनाया था एशिया को, लेकिन यूरोप की गुलामी में था। 1868 की मेiji पुनर्जागरण से जापान ने खुद को पश्चिम की बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जापान ने अपने आप को पश्चिम के बराबर, यूरोप के बराबर लाके खड़ा कर दिया। अब यूरोप के सामने एक नई ताकत थी जापान। जहां बाकी देश दरवाजे बंद कर रहे थे, जापान ने खिड़कियां खोल दी। मतलब बाकी देश वो यूरोप जैसी बड़ी शक्ति से बचना चाह रहे थे, उनकी नज़रों में नहीं आना चाह रहे थे, वहीं अब जापान उनकी नज़रों में आ रहा था। पर उसका उद्देश्य साफ था, सीखो भी तो जीतो भी, है ना। मुख्य घटनाएं क्या होती है? 1868 में मेजी शासन की शुरुआत होती है, सम्राट केंद्रीकरण हो जाता है, यानी सम्राट ही अब मुख्य है, उसी के निर्देश माने जाएंगे। आधुनिक शिक्षा, सेना, उद्योग और नौसेना का विकास किया जाता है। 1894 में चीन पर जीत होती है, मतलब चीन पे युद्ध होता है साइनो जापानीज वॉर के तहत। फिर 1905 में रूस पर जीत होती है, रूसो जापानीज वॉर के तहत। 1931 में मंचूरिया पे कब्जा भी हो जाता है। मतलब इतनी सारी जीत और इतना सारा अपना वर्चस्व फैलाने के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक्सिस पावर के साथ जुट जाता है। मतलब अब एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में एक नई शक्ति बन करके वो उभरता है। कब? अपने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। मतलब जापान भी अब वो महत्वाकांक्षी हो गया था, मतलब कि उससे हो रहा था कि नहीं मैं इतना जब जीत ही रहा हूँ तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्यों ना भाग लूँ, और भाग लेकर के किसी ना किसी देश को हराऊंगा, उस देश के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करूंगा, अपना साम्राज्य बढ़ाऊंगा, है ना। साम्राज्यवाद की नीति वो अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ा रहा था। कौन? जापान। तो धुरी जो ग्रुप बना था उसके अंदर शामिल हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। देखिए परिणाम क्या होता है, जापान एशिया की पहली आधुनिक शक्ति बनता है। ये तो हम सबको मालूम है कि आधुनिक शक्ति कौन है सबसे पहले एशिया के अंदर? जापान। उद्योग, तकनीकी और सैन्य क्षमता में उछाल आया, पर उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में झोंक दिया। मैंने बताया ना आपको महत्वाकांक्षा, है ना। तो 1945 में परमाणु हमले ने अंत कर दिया, पर आत्मा नहीं मरी। तो 1945 में अमेरिका ने हमला कर दिया परमाणु बम के तहत, और जापान गिर गया, पर फिर खड़ा हुआ। राख से बना स्टील, मतलब कहाँ उसको एकदम पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। परमाणु बम कितना पावरफुल होता है कि उसकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा जाती है। लगभग 100-150 साल लग जाने चाहिए वहाँ को सब कुछ बैलेंस होने में, बट वो इस स्पीड से आगे बढ़ता है कि जहाँ उसे 100-150 साल लगने थे वहाँ वो 50 सालों के अंदर इतना आगे निकल जाता है कि बाकी देश उससे इंस्पायर होते हैं, है ना। जापान चीन संबंध, तो देखिए दो पड़ोसी, दो सभ्यताएं, पर दो महत्वाकांक्षाएं थी। 1854 के बाद से ही जापान और चीन के रिश्ते मुकाबले के रहे। एक आधुनिक बन चुका था, दूसरा अभी संघर्ष कर रहा था, है ना। पर यह प्रतिद्वंदिता धीरे धीरे युद्ध में बदल गई। मतलब कहाँ इनके बीच में हेल्दी कंपटीशन चल रहा था, लेकिन अब ये हेल्दी कंपटीशन एक युद्ध के रूप में, एक वॉर के रूप में बदल चुकी थी। मुख्य घटनाएं क्या होती है? तो 1854 में पहला साइनो जापानीज वॉर होता है, चीन की हार हो जाती है, कोरिया स्वतंत्र हो जाता है। मतलब चीन के अंदर जो कोरिया था वो स्वतंत्र हो जाता है, इस युद्ध का फायदा उठा लेता है। 1915 के अंदर 21 डिमांड्स, यानी कि जापान ने चीन पर दबाव बढ़ा दिया और 21 प्रकार की डिमांड रखी। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा किया। 1937 में नाइजिंग जो मैसेकर, यानी कि जो नरसंहार हुआ था, हाँ, लाखों की हत्या हुई थी चीन के अंदर, उसके तहत चीन में भी अब बहुत गुस्सा छा चुका था, बहुत नाराजगी छा चुकी थी।
वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान दोनों ने गहन संघर्ष हुआ, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? जापान की हार होती है 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, और चीन की स्वतंत्रता पुनः स्थापित हो जाती है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। परिणाम क्या है? चीन को भारी जनहानि होती है, अंत में सम्मान वापस आ जाता है, लेकिन जापान की विस्तारवादी नीति खत्म हो चुकी थी। मतलब जो इस तरीके से उसकी महत्वाकांक्षाएं थी कि सब पे साम्राज्य फैलाऊंगा, अब वो खत्म हो चुका था। एशिया में नए युग की शुरुआत होती है। दोनों देशों के संबंध में 1945 के बाद धीरे धीरे सामान्य हो गए। जो संबंध थे वो भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होते चले गए। युद्ध ने दोनों को जलाया, पर इतिहास ने दोनों को मजबूत भी बनाया। आज आप चीन की स्थिति देखेंगे तो चीन अपनी श्रम शक्ति और अपनी मैन पावर, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू आज किस लेवल के ऊपर है। जापान की बात करें तो आधुनिकता, इसने भी अपनी टेक्नोलॉजी को इतना स्पीडली ग्रो किया कि आज वो बाकी देशों से कई गुना आगे माना जाता है। कि अपने यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है, इकाई नंबर 4। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में। जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दीजिए आपको, है ना, और कमेंट्स करके बताइए मुझे आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं। पार्ट 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर के चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं इकाई नंबर 5 की। द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 इसका समय काल रहता है। प्रारंभ 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। तत्कालिक कारण क्या था? जैसे कि आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था कि आपके ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, है ना। वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया। ठीक है। मुख्य गुट ध्रुवीय राष्ट्र यानी कि एक्सिस बनाम मित्र राष्ट्र यानी एलाइज। ठीक है। ध्रुवीय राष्ट्र वर्सेस मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। मित्र राष्ट्र में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। देखिए आपके एमसीक्यूज में इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। ऐसे आपको पूछ ले कि मित्र राष्ट्र में से इनमें से कौन सा देश नहीं था, तो 3 करेक्ट आंसर दे देगा और 1 गलत आंसर दे देगा। या फिर ऐसे पूछ ले कौन सा देश था, तो 3 गलत आंसर दे देगा और 1 करेक्ट आंसर होगा। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि ध्रुवीय राष्ट्र में कौन है? जर्मनी, इटली, जापान। मित्र राष्ट्र में कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। मतलब मित्र राष्ट्र में वो है जो ज़्यादा पावरफुल है। कौन पावरफुल है? अमेरिका पावरफुल है। सोवियत संघ रूस वो पावरफुल है। ब्रिटेन वो भी पावरफुल है। फ्रांस इतना पावरफुल नहीं था, बट जब एक साथ मिल जाता है तब पावरफुल दिखने लगता है। तो ये मित्र राष्ट्र के अंदर आ रहे थे। फिर बात करते हैं अपने रूस पर आक्रमण 1941 में होता है। युद्ध की समाप्ति होती है 1945 के अंदर। परिणाम ध्रुवीय राष्ट्रों की पराजय। जो ध्रुवीय राष्ट्र है, देखिए जब मित्र राष्ट्र के अंदर इतनी सारी पावरफुल महाशक्तियां बैठी है, ध्रुवीय राष्ट्र की तो पराजय होनी ही थी, तय था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम, तो देखिए आर्थिक संकट। ये एमसीक्यूज की बात करें हम छोटे प्रश्नों की एक बार, आगे हम अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं हर एक टॉपिक के ऊपर अपनी इकाई 5 से। आर्थिक संकट तो यूरोप का विनाश होता है। राजनीतिक प्रभाव क्या होता है? नई शक्तियों का उदय होता है। विश्व शक्तियां तो अमेरिका और सोवियत संघ 2 उभर के आती हैं। जर्मनी पूर्व और पश्चिम में विभाजित हो जाता है। ठीक है। जापान तो परमाणु बम से पराजित हो जाता है। उपनिवेशवाद एशिया अफ्रीका में समाप्त हो जाते हैं। जो एशिया और अफ्रीका के अंदर यूरोप के उपनिवेश थे वो समाप्त हो जाते हैं। ये एक बेनिफिट रहता है, ये एक अच्छा परिणाम कह सकते हैं कि अब ब्रिटेन के, यूरोप के जो उपनिवेश थे एशिया और अफ्रीका के अंदर वो अब समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त होने का कारण ये भी है कि भाई जब आप इतने वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हो, फर्स्ट लड़ लिया, सेकंड लड़ लिया, तो आपकी अर्थव्यवस्था तो इतनी बुरी तरीके से चरमरा गई है कि अब अपने उपनिवेश को आप संभाल ही नहीं पा रहे हो। तो वहाँ पे भी उपनिवेशों के अंदर भी क्रांतियाँ चली रही है। उन क्रांतियों ने आप पे इतना दबाव बना दिया कि आपको उपनिवेश को छोड़ना ही पड़ा, है ना। संगठनों का उदय, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, नई राजनीति, शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मार्शल योजना लागू की जाती है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और नई दिल्ली, तो देखिए देश अमेरिका, मतलब कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। राष्ट्रपति, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नीति आरंभ करते हैं 1933 के अंदर, और ये क्या उद्देश्य रखती है? महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन से उबरना। जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे बचने के लिए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है, तब वो इस महामंदी से बचने के लिए अपने ये नई नीति लेकर के आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले नारा क्या था? रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? WPA वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन।
परिणाम रोजगार, उद्योग और बैंकिंग सुधार। प्रभावों की बात करें तो जनता का विश्वास पुनः प्राप्त हो जाता है। देखिए जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को अगर आप अच्छी बनाएंगे तो जनता का विश्वास तो वापस लौटना ही था। अब हम बात करेंगे अपने संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसके एमसीक्यूज के बारे में। तो प्रथम पहल है 1941 अटलांटिक चार्ट के अंदर इसकी प्रथम पहल की गई थी। रूपरेखा क्या थी? डम्बार्टन ओक्स योजना 1944 के तहत इसकी रूपरेखा बनाई गई थी। स्थापना कब हुई? 26 जून 1945 में। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। प्रभावी तिथि क्या है? 24 अक्टूबर 1945। प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 51 देश थे। उद्देश्य क्या था किसका? यूएनओ का। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संगठन। क्या उद्देश्य था? विश्व शांति और सहयोग बनाए रखना। मुख्य अंग कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आईसीजे, आईसीजे आपकी न्याय परिषद की तरह ही है, ठीक है, और सचिवालय। स्थायी सदस्य, तो देखिए स्थायी सदस्य इसमें कौन कौन थे? 5 थे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जो मेन शक्तियां हैं बड़ी बड़ी, वो इसकी स्थायी सदस्य हैं। विशेषाधिकार यानी वीटो पावर। अच्छा वीटो पावर क्या है? इसे हम निषेधाधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधाधिकार, यानी कि मना करने का अधिकार रखना। इसको भी हम आगे बात करेंगे कि भाई आप कोई भी निर्णय को मना कर सकते हो कि नहीं मैं इसके असहमत हूं, मैं नहीं चाहता कि आप इसे लागू करो। मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, किसका? यूएनए का। शीत युद्ध के बारे में बात करें एक फटाफट से नजर देखें तो प्रारंभ होता है 1945 के बाद। प्रमुख शक्ति कौन कौन उभरती है? अमेरिका और सोवियत संघ, रूस, ठीक है। नीति क्या थी इनकी? नियंत्रण की नीति थी। ये भी चाहते थे कि सब पे नियंत्रण हो। गठबंधन क्या बनता है फिर? नाटो 1949 के अंदर, और अपने जो वार्सा पैक्ट है, वर्सा पैक्ट 1955 के अंदर होता है, वर्सा की संधि, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, परमाणु हथियार, अंतरिक्ष प्रभाव क्षेत्र। देखिए परमाणु हथियार का मतलब ये हुआ कि अब कौन फटाफट से ज्यादा न्यूक्लियर पावर बनता है, ठीक है। अमेरिका के पास तो था ही, अब सोवियत संघ रूस को भी न्यूक्लियर पावर चाहिए था, वो भी इस पे काम कर रहा था। अंतरिक्ष में पहले कौन पहुंचेगा इस पे काम कर रहे थे। किसका कितना प्रभाव है इस पे काम कर रहे थे। परिणाम, दुनिया 2 गुटों में बंट गई थी कि कौन किसका सपोर्ट करता है। उस वक्त भारत ने गुट निरपेक्षता का सपोर्ट किया था, यानी वो किसी भी गुट के अंदर नहीं था, ना पूंजीवादी ना अपने साम्यवादी, ठीक है। महामंदी के दौरान अमेरिकी बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गई थी। यहाँ पे रिक्त स्थान में आ सकता है ना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड के रिक्त स्थान पर हमले के कारण हुई। कौन सी जगह पे हमला कर दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था? तो पोलैंड के जर्मनी पर हमला करने से हुई थी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला किया। यूएनओ की स्थापना 1945 में कहाँ होती है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके 6 प्रमुख अंगों में से एक कौन सा अंग है? सुरक्षा परिषद है भाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब बुलाया जाता है? 1946 के अंदर, 1946 के अंदर। किसका सत्र बुलाया जाता है? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की महासभा का। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्व शांति बनाए रखना। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो उसके शहर हैं, उन पर परमाणु बम गिरा दिए थे। परमाणु बम का क्या नाम था? फैटामैन और लिटिल बॉय। अब हम बात करने वाले हैं आपके इकाई 5 से आने वाले प्रश्नों की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम लगभग 15 मिनट के अंदर आपके पूरा इकाई 5 भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और न्यू दिल्ली नीति। तो देखिए क्या है, 1929 में महामंदी ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था, ठीक है। 1929 के अंदर महामंदी आई। महामंदी क्यों आई? तो एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर शामिल थे सभी, तो महामंदी आ चुकी थी। कारखाने बंद हो गए, बैंक डूब गया, लोग भूख मर रहे थे, ठीक है। कैपिटलिज्म क्राइसिस आ चुका था, ठीक है। तभी 1933 में आए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, शॉर्ट में एफडीआर कह सकते हो, एक नई सोच के साथ आए थे। क्या सोच थी? कि हम डरेंगे नहीं, उम्मीद से लड़ेंगे। उम्मीद तो रखो, क्यों डर रहे हो कि हम खत्म हो जाएंगे, है ना। और शुरू की एक नई नीति क्या थी? न्यू डील पॉलिसी, आर्थिक पुनर्जीवन की क्रांति। देखिए मुख्य घटनाएं क्या होती है इसके अंदर? रिलीफ,
रिकवरी, रिफॉर्म, ये 3 स्तंभ उन्होंने स्थापित किए कि क्या करेंगे, रिलीफ करेंगे, रिकवरी करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, नहीं इनकी पुनः बनाएंगे, पुनः स्थापित करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों पे काम किया। WPA ये पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम था जिसमें रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। सामाजिक सुधार सुरक्षा का अधिनियम 1935 लाया गया जिसके अंदर पेंशन और सुरक्षा योजना प्रदान की गई। ठीक है, बैंकिंग सुधार क्या किया गया, तो संघीय जमा बीमा प्रणाली लागू की गई। किसानों को राहत दी गई किसके योजना के तहत, कृषि समायोजन अधिनियम के तहत। टेनेसी घाटी परियोजना लागू की गई, उससे क्या हुआ, उससे उद्योग बढ़ा, बिजली विकास बढ़ा। ठीक है, परिणाम क्या होते हैं इसके, मतलब जो अपने FDR जो रूजवेल्ट हैं वो अपनी जो नई आर्थिक नीति लेके आते हैं NEP, उसके तहत क्या परिणाम होते हैं, तो अर्थव्यवस्था में विश्वास लौटता है जनता का। सरकार ने जनता से जुड़कर मानव केंद्रित पूंजीवाद बनाया। ठीक है, मतलब जहां एक बार उसकी सभ्यता पूरी तरह से खत्म होने को थी अर्थव्यवस्था के चलते, अब उसने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना पावरफुल बना लिया कि देश वापस पूंजीवाद की ओर चल पड़ा था। रूजवेल्ट ने अमेरिकी राजनीति में वेलफेयर स्टेट की नींव रखी। मंदी का अंत नहीं, लेकिन एक नई दिशा का जरूर मिल चुकी थी। मतलब मंदी का उस वक्त तुरंत अंत तो कैसे हो सकता है, लेकिन एक रास्ता मिल गया था कि इस रास्ते पर चलेंगे तो जरूर एक बार फिर से हम अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं और इसको वापस खड़ा कर सकते हैं अपने अर्थव्यवस्था को। FDR ने अमेरिका को निराशा से उम्मीद तक पहुंचाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो देखिए कारण क्या थे द्वितीय विश्व युद्ध के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1919 की वर्साय संधि से युद्ध तो खत्म हुआ पर शांति मर चुकी थी। जर्मनी अपमानित था, इटली नाराज था और जापान महत्वाकांक्षी। ठीक है, जर्मनी तो अपमानित था क्योंकि उसको कम हिस्सा प्रदान किया गया, उसके ऊपर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का लगा दिया गया कारण कि भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ है वो तेरे कारण हुआ है। और इटली नाराज कैसे था, तो इटली को हिस्सा कम दिया गया। ठीक है, जर्मनी के ऊपर तो जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन जापान जो था वो महत्वाकांक्षी हो रहा था क्योंकि वो तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ जीत रहा है। कभी कहीं पे लड़ाई करता है तो जीत जाता है, कहीं पे लड़ाई लड़ता है तो जीत जाता है। तो उसे तो हो रहा था महत्वाकांक्षी कि नहीं, अब मैं एक और युद्ध लड़ूंगा और किसी ना किसी साम्राज्य को पुनः हासिल करूंगा, एक बार फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करूंगा। और ब्रिटेन फ्रांस थक चुके थे। ठीक है, यानी यूरोप फिर बारूद का ढेर बन चुका था। वही बात आ गई, एक बार फिर से यूरोप, मतलब अपने यूनिट 1 में शुरू किया था कि यूरोप बारूद का ढेर है, अब यूनिट 5 आ चुकी है, वापस यूरोप बारूद का ढेर बन चुका है। क्या है यूरोप, है ना, वहां पे हर वक्त कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चल रही है कि नहीं वर्चस्व किसका होगा। इस वर्चस्व के चलते ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। बस चिंगारी चाहिए थी और वो चिंगारी थी हिटलर की महत्वाकांक्षा। अब आपके पीछे से आप पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, है ना, अभी क्या दिवाली है ही तो इस वजह से थोड़ा तो नॉइस पॉल्यूशन होगा। हाँ वैसे पटाखे छुटाने चाहिए, हम भी छुटाते हैं यार। मुख्य घटनाएं, मेन इवेंट्स, तो देखिए वर्साई की संधि, जर्मनी पर अन्यायपूर्ण शर्तें, आर्थिक मंदी 1929 के अंदर आती, बेरोजगारी और असंतोष फैल जाता है, तो तानाशाही का उदय होता है। हिटलर मुसोलिनी, तो जो मतलब हिटलर मुसोलिनी कहाँ से, इटली से संबंध रखते हैं, हिटलर कहाँ से, जर्मनी से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये अपनी तानाशाही की प्रवृत्ति लेकर के आते हैं। इसके बारे में हमने यूनिट 3 के बारे में अच्छे से बात की इकाई 3 के अंदर कि हिटलर और मुसोलिनी किस तरीके से तानाशाही तरीके से अपने राष्ट्र को ऊंचा उठा लेते हैं, है ना। तुष्टीकरण की नीति, तो ब्रिटेन फ्रांस की कमजोरी थी उसकी तुष्टीकरण की नीति। सैन्यवाद और राष्ट्रवाद, जिसमें सैन्य विस्तार और गौरव का जुनून था। तत्काल कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था 1939 के अंदर। परिणाम क्या हुआ, दुनिया फिर खून में डूबी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 से भी बड़ा युद्ध हुआ, 6 करोड़ से भी अधिक मौतें हुई। लोकतंत्र और तानाशाही का निर्णायक संघर्ष था और जर्मनी, इटली, जापान की हार हुई। अमेरिका सोवियत संघ का उदय हुआ, यानी कि अमेरिका और सोवियत रूस, उनको बड़ा फायदा हुआ, वो एक महाशक्ति के रूप में उभरे। वर्ल्ड वॉर 1 ने शांति छीन ली थी और वर्ल्ड वॉर 2 ने इंसानियत छीन ली थी। ठीक है, फिर बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं और उनके परिणाम। देखिए 1939 से 1945 तक 6 साल तक जब पूरी दुनिया रणभूमि बन चुकी थी, तब हिटलर ने अपने ब्लिट्जक्रिग, यानी ब्लिट्जक्रिग एक उनकी नीति है जिसे हम बिजली युद्ध भी कहते हैं, उससे यूरोप को हिला दिया था। मतलब अपनी उस युद्ध नीति के तहत पूरे यूरोप को चौंका दिया था। फ्रांस गिर चुका था, ब्रिटेन लड़ा,
रूस ने सहा और अंत में अमेरिका कूदा। मतलब अमेरिका भी उसमें युद्ध के अंदर कूद चुका था। हर मोर्चे पर मौत थी पर अंत में मानवता जीती। ठीक है, मतलब लास्ट के अंदर फिर मानवता ही जीती। लास्ट के अंदर सबने शांतिपूर्ण रास्ता ही अपनाया। परिणाम क्या हुआ? शांतिपूर्ण। क्यों भी जब कोई हार चुका है, कोई थक चुका है और किसी की अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है, अब वो एक छोटा सा लड़ाई भी नहीं लड़ सकता, तो युद्ध कहाँ से अब अफोर्ड कर सकता है। तो लास्ट में मानवता जीती। उन्होंने सबने शांतिपूर्ण रास्ता चुनने को मान गए थे सब। तो मुख्य घटनाएं क्या होती है देखिए। 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर हमला होता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है। 1940 में फ्रांस की हार हो जाती है, ब्रिटेन अकेला रह जाता है। यानी ब्रिटेन और फ्रांस साथ में थे, ठीक है। फ्रांस की हार हो जाती है और ब्रिटेन अकेला रह जाता है। तो 1941 में हिटलर का रूस पर आक्रमण होता है। जापान का पर्ल हार्बर हमला होता है साथ के अंदर। और 1942-43 के अंदर स्टालिनग्राद युद्ध एक नया मोड़ लेकर के आता है। 1944 में नॉर्मैंडी लैंडिंग होती है। 1945 में हिटलर की आत्महत्या, जर्मनी की हार, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम। मतलब 1945 के अंदर तो खूब चीज़ें होती हैं। जर्मनी हार जाता है, हिटलर की आत्महत्या और हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिर जाता है जापान के अंदर, है ना। ये आपकी मुख्य घटनाएं, आप इनको एज इट इज लिख दीजिएगा, है ना। परिणाम क्या होते हैं देखिए। जर्मनी, इटली, जापान की हार हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना होती है। अब ये चाहते थे कि नहीं, अब दोबारा युद्ध नहीं करना है किसी भी हालत में। अब एक नया ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप का मकसद क्या होगा कि नहीं, अब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो शांति से बात करेंगे। अब वो ग्रुप क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। अमेरिका और यूएसएसआर नई महाशक्तियां बनकर उभरती हैं। यूरोप का राजनीतिक पतन होता है। उपनिवेशवाद का अंत शुरू हो जाता है। भाई उपनिवेशवाद जो हो रहे थे सबके कि भाई मेरा उपनिवेश वहाँ पर है। ब्रिटेन का उपनिवेश क्या था? अफ्रीका था, अपने तुर्की था, और एक कह सकते हैं अपने इंडिया तो था ही, है ना। एशिया के अंदर भी खूब सारे उपनिवेश थे। तब उपनिवेशवाद अंत हो चुका था कि अब उपनिवेश जो सबने बना रखे उनको छोड़ो, वहाँ पे क्रांतियाँ हो ही रही है तो आप उनको खुद ही छोड़ दो तो बढ़िया बात है ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने विश्व व्यवस्था को नई दिशा दी पर बहुत कीमत लगी। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी कीमत के ऊपर। कीमत क्या थी भाई? कितने युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितना संघर्ष सहा है लोगों ने। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। लगभग 5 मिनट की क्लास हो रही है। 2 बार युद्ध झेल चुकी दुनिया ने कहा अब नहीं। यानी लीग ऑफ नेशंस असफल था। लीग ऑफ नेशंस भी यही बनाया था ना पहले कि नहीं, इसका काम भी यही रखा था कि कभी भी लड़ाई हो तो उसको शांति से संभालना है। लेकिन लीग ऑफ नेशंस तो असफल रहा, पर विचार वही था। अब उसी विचार से एक नई ग्रुप बनाएगी। उस ग्रुप का क्या नाम था? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। कब बनाया गया? 1945। ये एक नया मंच बनकर उभरा था जो सिर्फ शांति का नहीं, सहयोग और मानवता का भी प्रतीक बना। यानी कि हम सहयोग भी करेंगे। और इस बार अमेरिका, रूस ये भी इसमें शामिल थे, है ना। तो भाई वो जो मैंने आपको बताया था ना कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर दबाव बनाने वाला कोई नहीं था, तो इस बार दबाव बनाने वाला भी है। अमेरिका है, रूस है, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, है ना। मुख्य बिंदु तो देखिए 1941 में अटलांटिक चार्टर से इसकी शुरुआत होती है। यूएनओ को बनाने की जो शुरुआत है वो 1941 में होती है। 1943 में मॉस्को डिक्लेरेशन होता है। फिर 1945 में सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे 51 देशों ने हस्ताक्षर किया और 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गया। मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानव अधिकारों की रक्षा करना। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? न्यूयॉर्क के अंदर। परिणाम क्या होते हैं? दुनिया को शांति और संवाद का मंच मिला। कॉलोनियल देशों को स्वतंत्रता का समर्थन मिला। ठीक है भाई, जो बाकी देश लड़ रहे थे अपनी क्रांति, अब उन्हें स्वतंत्रता का समर्थन मिल गया। अब हम अगर अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं तो यूएनओ के अंदर जाकर के अपील करेंगे कि भाई हम पे ये जो राष्ट्र था इतने टाइम से कब्जा करके बैठा है, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारी हेल्प करो। युद्ध के बजाय वार्ता की संस्कृति बढ़ गई। यानी अब सब बात करने से कोशिश कर रहे थे कि बात से अगर मामला सुलझ सकता है तो सुलझाने की कोशिश की जाए। यूएनओ युद्ध से थकी दुनिया की उम्मीद थी। यूएनओ के उद्देश्य और अंग तो देखिए, यूएनओ सिर्फ एक संस्था नहीं, एक वादा था। युद्ध की जगह अब सहयोग। क्या वादा है? युद्ध की जगह अब सहयोग। इस संगठन ने हर देश को आवाज दी, हर विवाद को मंच दिया। मुख्य उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना,
अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, यानी जो विवाद होंगे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनका शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा। समानता और सम्मान का सिद्धांत स्थापित करना, ठीक है। मुख्य अंग कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहला अंग है महासभा, जनरल असेंबली, सभी सदस्य देश शामिल हैं इसके अंदर, जितने भी सदस्य हैं ना वो सब इसके अंदर शामिल हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, तो सुरक्षा परिषद बनाएगी जिसके अंदर यूएनओ की खुद की एक सेना होगी जो कि दबाव बनाने का काम करेगी। जब भी कुछ किसी को हेल्प चाहिए, किसी को कोई आक्रमण की स्थिति बन गई, तो ये सेना वहां जाकर के दबाव बनाएगी कि सुरक्षा परिषद संभालने का काम इसका है। तो इसके अंदर 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। 5 स्थायी देश कौन कौन से, हमने आगे बात की थी, है ना, कौन कौन है, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है और चीन है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो देखिए विकास पर कार्य, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे, ये एक न्याय के लिए बनाया गया था, न्यायपालिका की तरह आप इसे समझ सकते हैं, न्याय का केंद्र है। सेक्रेटरीट यानी सचिवालय, प्रशासनिक अंग है एक तरह का। और ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी उपनिवेशों की देखरेख, ये उस टाइम में बनाई गई थी जब उपनिवेश थे, लेकिन अब उपनिवेश नहीं है तो अब इसे निष्क्रिय कर दिया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं परिणामों की, तो यूएनओ ने विश्व राजनीति को नया ढांचा दिया। हालांकि कोल्ड वॉर के दौरान सीमाएं दिखी, जब शीत युद्ध दिखा तब थोड़ा सा यूएनओ ठंडा पड़ गया था, मतलब वो अपना पूरी तरीके से बात नहीं कर पाया था क्योंकि उस वक्त नया नया बनाई था, पर फिर भी इसने विश्व शांति की लौ जलाई रखी। यूएनओ ने तलवार नहीं संवाद को चुना हर बार। युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था व शीत युद्ध, आपके लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दुनिया 2 भागों में बंट गई थी। कौन कौन से, देखिए 2 शक्तिशाली, 2 महाशक्तियां उभरी थी ना, कौन, अमेरिका और रूस। तो क्या था, अमेरिका पूंजीवादी था, सोवियत संघ रूस साम्यवादी था, यानी एक ही दुनिया 2 विचारधाराएं लेकर चल रही थी, ठीक है। और इसी ने जन्म दिया कोल्ड वॉर को, शीत युद्ध को 1947 1991 तक। अच्छा, शीत युद्ध का मतलब क्या है, शीत युद्ध का मतलब वो है जो आप शीत मतलब ठंडा युद्ध कह सकते हैं ना, ठंडा पड़ा हुआ कैसे, मतलब इसमें लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी गई थी, इसमें विचारों से लड़ाई लड़ी गई थी। कौन किसके सपोर्ट में है, कैसे है, सिर्फ ये बातें हो रही थी। संसद के अंदर लड़ाइयाँ हो रही थी, बातों से, विचारधारा से, ठीक है। ये कोल्ड वॉर कहलाता है। मुख्य घटना क्या है, आयरन कर्टेन स्पीच चर्चिल 1946 के अंदर होती, 2 ध्रुवों की घोषणा हो जाती है इसके अंदर। ट्रूमैन सिद्धांत आता है 1947 के अंदर, जो साम्यवाद रोकने की अमेरिकी नीति थी। मार्शल योजना 1948 में आती है, जो कि यूरोप की आर्थिक मदद करता है, मतलब यूरोप की जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी उसको संभालने के लिए मार्शल योजना लेकर के आते हैं 1948 के अंदर। नाटो 1949 के अंदर एक संघ बनता है, अमेरिका समर्थक सैन्य गठबंधन, ठीक है। अमेरिका अपना पूंजीवादी देशों का एक अलग से जो पूंजीवादी विचारधारा रखते हैं उनका एक सैन्य गठबंधन बनाता है। वार्सा संधि 1955 के अंदर होती है। यही जो सैन्य संगठबंधन नाटो ने बनाया, वैसा ही साम्यवादी देश विचारधारा रखने वालों ने वार्सा संधि बनाई 1955 के अंदर। सोवियत का जवाबी संगठन था एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। मतलब दोनों ने अपनी सैन्य गठबंधन बनाए, एक ने नाटो बनाया, एक ने वार्सा बनाया। शीत युद्ध की बात करें तो विचारों और प्रचार, तकनीकी और हथियारों की होड़ थी। हथियारों की होड़ भी बात करें तो इसमें सब न्यूक्लियर वॉर की तैयारी नहीं कर रहे थे, न्यूक्लियर लेस होना चाहते थे, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर पावर हमें चाहिए थी कि कैसे भी करके हमारे पास न्यूक्लियर पावर आ जाए ताकि कभी हम पे हमला हो तो कोई एक देश हम पे दबाव ना बना सके, ठीक है। न्यूक्लियर पावर वो चाहते थे, जैसे कि रूस है वो भी ये देख रहा था कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर आ चुका है, किस तरीके से उसने जापान पर हमला किया, दबाव बनाया, वैसे हमारे साथ ना हो तो हमें भी न्यूक्लियर पावर लेकर के आनी चाहिए। हथियारों की होड़ लग रही थी, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, विचारों से। परिणाम क्या निकलता है, दुनिया 2 गुटों में बंट जाती है, अमेरिका और सोवियत जो कि 2 महाशक्तियां हैं। अंतरिक्ष, हथियार, जासूसी, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा चल गई, कंपटीशन चल गया। पर सीधी लड़ाई नहीं थी, सिर्फ डर और रणनीति था। डर मतलब कभी ना कभी अगर हमला कर दिया तो, इसलिए प्रिपेयर हो रहे थे, सिर्फ धीमे धीमे आराम से। कोल्ड वॉर बिना गोली के सबसे लंबा युद्ध, मतलब इतना लंबा चला क्योंकि भाई एक विचारधारा से लड़ा जा रहा था ना ये। तो युद्ध खत्म हुआ, दुनिया फिर पहले जैसी नहीं रही क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका था, ठीक है। ये आपके टोटल इकाई हो चुकी है। देखिए अब बात करता हूँ पार्ट 1 के अंदर हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया था, पार्ट 2 में यूनिट 1, पार्ट 3 के अंदर यूनिट 2 और 3, इकाई 2 और 3, इकाई 4 और 5 हमने इस पार्ट के अंदर डिस्कस की। पार्ट 4 जो भी हमने अभी कंप्लीट किया है,
इस प्रकार से आपकी टोटल 4 पार्ट के अंदर हमने पूरी इतिहास सेमेस्टर 4 कंप्लीट कर लिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास। देखिए इसके अंदर मॉडल पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न बताए गए। अगर आप पार्ट 1 चेक करेंगे तो आपको बड़े क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी देखिए अब जितनी भी इकाइयाँ थी वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। आने वाले टाइम में जब अगला सेमेस्टर आएगा तो आपकी रेगुलर क्लासेस भी लगाई जाएंगी और हम वर्क कर रहे हैं कि आपके नोट्स को और बेहतर बनाया जाए। कुछ नई क्रिएटिविटी को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। इसी प्रकार आप हमें अपना प्यार दीजिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए वीडियो को उसको। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।